अच्छा, हमने किया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये वाशु आज भी नहीं आया। बड़ी बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है भाई। अब हमें क्या कैसे पता करेंगे कि अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन है कोई, और उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग के लिए क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो किस में होगा, या तो वो 2 की पावर में होगा या होगा 5 की पावर में, या इन दोनों की पावर में होगा, सिर्फ इन दोनों की पावर में होगा। इसके अलावा वो टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। ठीक है, तो पहले सवाल में यही था बस। अब जैसे एक सवाल अगला वाले जो है, अगर मैं यहाँ पे संख्या लिखूँ, अगले वाले सवाल को इन्होंने कहा है कि अब आप यहाँ से तो हमें पता चल गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का इसके थ्रू। दूसरे सवाल में संख्याओं को उन्होंने बिल्कुल एज इट इज रखा और कहा है कि आप इन्हें करके देखें, यानी डिवीज़न लगानी है उसमें और करके देखना है कि कौन सा टर्मिनेट हो जाता है और कौन सा टर्मिनेट नहीं होता है। तो 2 सवाल तक तो तुम्हारे पास में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्लास तुम्हारी रेशनल इरेशनल पे लगाएंगे और तब जाके तुम्हें कुछ समझ आएगा कि क्या है ये चीज़। ठीक है, जैसे रेशनल 2 तरीके के नंबर हैं, रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। रेशनल में बेटा आते हैं टर्मिनेटिंग, और विशाल क्या आता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ऐसे क्या बोलते हैं, रिकरिंग। ये होते हैं रेशनल। अब आपसे ये पूछा है कि हमें 2 संख्याएं उन्होंने दी हैं, अगर मैं संख्या लिखूं यहाँ पे 2 संख्याएं उन्होंने दी, अच्छा वो तो दूसरा ही है सवाल। ठीक है, एक संख्या है यहाँ पे, सवाल नंबर है 3 और बहुत ही थ्योरी का सा सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। 43.123456789, आगे कुछ नहीं है, ना डॉट्स है और ना ही बार का यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये टर्मिनेट हो गया। यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि अगर ये संख्या है डेसिमल में हमारी, और इसका हम क्या बनाते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं, यानी इसको क्या लिखते हैं, P/Q की फॉर्म में। इसको हम अगर P/Q की फॉर्म में लिखेंगे, इधर देखना है, उसमें कुछ नहीं है अभी, उसमें कुछ नहीं है, तो Q के जो फैक्टर होंगे वो या तो 2 की पावर में होंगे या 5 की पावर में होंगे या दोनों की पावर में होंगे। ठीक है, और ये सारे के सारे सवाल ही एक से, दोनों में हमें सिर्फ इतना ही पता करना था। जैसे एक सवाल दिया है ये सेकंड में, देखो आप सब अपने आप समझ जाओगे, 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0, और ये ऐसे ही चलते जाए। तो यहाँ से कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा है, समझ रहे हो, 120 1200 हो गया। अगर ये 0 ही होता तो एक पैटर्न हम देख लेते कि 120 रिपीट हुआ है, लेकिन यहाँ पे 120 इज़ नॉट रिपीटेड। यहाँ पे 120 है एक तरीके से, अगर दशमलव के बाद में मैं नहीं बोलते, लेकिन मैं बोलना चाहूँ तो 120 है, यहाँ पे 1200 हो गया, यहाँ पे 12,000, यहाँ पे 1,20,000, तो ये पैटर्न हो ही नहीं रहा। तो 120 1200 से पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ से तो चेंज होते चल रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, कैसे पता चला है,
और इसी के कारण इसे क्या कहते हैं, इरेशनल है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं थर्ड की बात करूँ लास्ट वाले की, तो हमें दिखता है 4.3 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 4.3 क्या है, 4.3 है या 43? 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे पे बार है। इसका मतलब ये है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये रिपीटिंग है। ठीक है, यानी कि इतना जो पार्ट है ये वाला, ये रिपीट हुआ है। इसको अगर मैं काट देख सकता हूँ यहाँ से क्या पता चलता है कि ये रेशनल तो है, रेशनल तो ये है लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर के, ये इसकी फॉर्म में नहीं होंगे, इसीलिए ये टर्मिनेट नहीं हो पा रहा। ठीक है, इतनी चीज़ें आप समझ गए। ठीक है, पहले चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, लेकिन आरएस में से करवाएंगे तब बहुत सारा कुछ होगा। पहला सवाल ये हो गया। ठीक, 6q+1 वाला आ गया ना। एक सवाल इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही एक्सरसाइज में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of form 3m or 3m plus 1 for some integer m। ठीक है, अगर आप एक चीज़ देखो, वो क्या कह रहा है, या तो वो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर, या तो वो 3m की फॉर्म में है या वो 3m+1 की फॉर्म में है। अब हम एक चीज़ अगर करें, एक चीज़ अगर मैं करूँ यहाँ से, तो अगर हम इनके सबके स्क्वायर करता मैं चलूँ तो हम क्या देखेंगे। अगर मैं ले लूँ 3m को ले लूँ, 3m+1 को लूँ, इसका स्क्वायर करूँ, 3m+2 को भी ले लूँ, इसका भी स्क्वायर कर दूँ, 3m+3 को लूँ, और 3m+4 तक मैंने लिए, एक और ले सकता हूँ, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सबके स्क्वायर जो है ना, किसी भी पॉजिटिव संख्या का स्क्वायर या तो इसकी फॉर्म में या वो इसकी फॉर्म में, अगर मैं इसको खोलूँ तो क्या बन जाएगा, 9m²। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले रहा हूँ तो वही वाली चीज़ आ जाएगी, 3 कॉमन ले रहा हूँ तो 3m हो जाएगा। ठीक है, वो सॉरी 3m कॉमन लिया, 3m तभी तो आएगा 9n²। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं यहाँ से
3 कॉमन लो तो क्या आएगा 3m स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं 3m कॉमन ले लूँ तो आएगा अंदर 3m, ठीक है। एक तरीके से अगर आप एक चीज़ चेक करोगे तो 3m जो है ना, यहाँ पे कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। क्या है वो? इंटीजर, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। 3 कॉमन लिया है, 9m स्क्वायर हो गया, ठीक है। अगर हम q, ठीक है, a स्क्वायर 3m स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ से 3m की जगह m कॉमन, वो 3m कॉमन ले, जैसे कि हमने पहले लिया, तो क्या आ जाएगा 3m स्क्वायर। और क्योंकि m क्या है, कोई इंटीजर है, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 3 × 12 हो जाएगा। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? 12 × 3। तो इसका मतलब मैंने सिर्फ 12 इसलिए रखा है ताकि तुम इसको समझ पाओ। ये जो 12 है ना, ये कोई भी इंटीजर है, इंटीजर ना कोई भी संख्या है। तो वो कह रहा है देखो 3m की तो, अरे 3m की तो फॉर्म में हो गया। आप समझ रहे हो? 3m। अब m तो कुछ भी हो सकता है ना, m को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। जब कोई ये संख्या है और जब तुम इससे किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो वापस हमें क्या मिलेगा? m ही मिलेगा। और m के तो रूप बहुत से हैं, कोई भी सम इंटीजर लिखा हुआ था ना, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसे देखें, सॉरी इसको 3m + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या मिलता है? 3 स्क्वायर, ठीक है, +1 स्क्वायर प्लस 2a भी होता है हमारे पास में फॉर्मूला, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab का मतलब 6m। समझ गए? अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ तो मुझे देखो क्या पता चलता है, 3। ये तो बेटा 3m स्क्वायर है ना, 3 3 ज़ा 9m स्क्वायर, समझ गया? 9m स्क्वायर होगा। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो क्या आएगा? 3m स्क्वायर प्लस 2m, और यहाँ से +1, और m कोई इंटीजर है, m कोई इंटीजर है। तो m का वैल्यू कोई भी अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो देखो क्या होगा, m का कोई भी एक वैल्यू मुझे बताओ। 3 रख दूँ, कुछ भी रख देना, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 27 तो मुझे यहाँ से मिल गया, 3 2 ज़ा तो ये 33 हो गया। देखो तो यानी ये क्या है? 3m + 1, ठीक है। तो इससे तो कंफ्यूजन में नहीं हो ना, तो मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये m ही है पूरा, क्योंकि m कोई इंटीजर है, उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 3m + 2 का होल स्क्वायर यानी 9m स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6m। यही तो होगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें बताओ? नहीं है ना। हमने क्या किया, 9 सही है ना, इसे चेक कर लेना एक बार। 2 3 ज़ा 6, 12 तो नहीं आएगा? हाँ 2a भी ना 12 आएगा, 2a भी आएगा ना। तो भाई a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a b 2 12 आ जाएगा, 12m, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखा 9m स्क्वायर + 12m, और इसको हमने लिखा 3 + 1। क्या लिखा है? 3 + 1, 4 को लिखा है ये 3 + 1। तो क्या आ जाएगा? 3 कॉमन लेना, 3 जब कॉमन आया तो यहाँ से मुझे 3m स्क्वायर + 4m + 1 और +1, और यहाँ पे m क्या है? इंटीजर है। अगर मैं m का वैल्यू 2 रख दूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 + 2 4 ज़ा +1, 21 आ गया। तो 3 × 21 + 1, ये 3m ही तो है, समझ रहे हो? तो सारे के सारे नंबर्स किसकी फॉर्म में आएंगे? किसकी फॉर्म में आएंगे? 3m की फॉर्म में आएंगे या 3m + 1 के फॉर्म में आएंगे, ठीक है। एक और कर लेते हैं, चलो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसको आगे कर लो। 3 कॉमन, 3m स्क्वायर +
m प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब ये जो फॉर्म है ना, ये वाले, ये किसकी फॉर्म है? 3m की, है ना, और ये प्लस 1 है। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस वन, 9m स्क्वायर प्लस 9 और 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18m। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा। अगर हम एक चीज़ देखें 9 में, तो 9 में हम क्या कर सकते हैं? 3m, क्या 3 लेना ठीक होगा? ये भी हमें एक बार देखनी है। क्या 3 लेना ठीक होगा? 3 लेना गलत होगा। आप समझ रहे हो? 3 लेना क्यों गलत होगा, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे 3 से ही मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे 3 लेने का मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ चलो एक चीज़ और यहाँ पे डेप्थ में चले गए हम। अगर मैं कहूँ 3 इंटू, देखो 3m प्लस 3 लिया है ना मैंने, 3m प्लस क्या लिया है? 3 लिया है, और इसका वैल्यू क्या है? 9m स्क्वायर प्लस 18m प्लस 9 आ गया। तो 3m का वैल्यू अगर हम लें, यानी कि 4 लेना भी ठीक है, लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर अगर हम इसको यहाँ से मैं 3 कॉमन निकालूँ तो 3 छिक्का हो जाएगा और 3 3 से आ जाएगा। ठीक है, सीधा आ रहा है 3 कॉमन ले ली, 3 3 से 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 3। यहाँ पे प्लस 1 की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये m बन रहा है पूरा, ये पूरा का पूरा m बन रहा है। कैसे? 1 रखा, 3 मिला, 6 मिला, 3 और 6 9, 9 और 3 12। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कैसे? 9m स्क्वायर प्लस 16 और 4 3 12 दूनी 24, 24 है, ये हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें, 16 तो नहीं कटेगा 3 से, 15 कट जाएगा, तो 15 प्लस 1 रख लो इसे। क्या रखेंगे? 15 प्लस 1। देखो 9m स्क्वायर प्लस 24m प्लस 15 प्लस 1। ठीक है, 3 कॉमन आ गया, 8m प्लस 5 प्लस 1, यानी कि ये कैसी फॉर्म है? m है, क्योंकि इंटीजर है। ठीक है, कर लोगे ना? तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, या तो 3m की फॉर्म में होगा जो कि यहाँ पे हुआ है ना, और पहले से भी पता चल गया हमें, या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। ठीक है, क्या होगा ये वाला फॉर्म? क्या होगा? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। और इसको ये भी कह सकता है, इसको 3 की जगह 4 भी रख सकता है। इन दैट केस 4 कॉमन आता चला जाएगा। आप समझ रहे हो? इन दिस केस क्या कॉमन आ रहा है? 3, वहाँ पे 4 आता चला जाएगा। उसे भी देखेंगे सवाल को। ठीक है, अगला भी बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, समझे? अगले में क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, उसे कल करेंगे। पहले सिर्फ स्क्वायर वाले को देख लो इसे। एक तो 6 क्यूब प्लस 1 वाला हो गया, और एक 3m प्लस 1। ठीक है, इनको ध्यान रखना, ढंग से ध्यान रखना, और कभी इन्हें ऐसे ही कर लो। सर्कुलर पाथ वाला तुम्हें समझ ही आ गया कि सर्कुलर पाथ पे वो दोबारा से कौन से पॉइंट पे वो मिलेंगे दोबारा से। ठीक है, कंपोजिट और प्राइम वाला समझ में आ गया। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं लक्ष्य? कंपोजिट नंबर्स कल आया था, वहाँ भी नहीं आया, स्कूल में भी नहीं आया और वैसे भी नहीं आया। तो कंपोजिट नंबर परीक्षित जो जिसके मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर वो अपन उससे ज़्यादा डेफिनेशन देखो इसकी और उसके अनुसार काम करो। 6 की पावर n, मैंने कल एक सवाल छोड़ा था
वो कह रहा है, एक सवाल करते हैं। क्या कह रहा है वो, देखो 1.2 का ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ज़रा थोड़ा सा लॉजिकली से समझ के चलना। चेक whether 6 raised to power n can end with the digit 0 with the digit 0 for any natural number n। नेचुरल नंबर का आपको सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जीरो तो होल नंबर पे आ जाता है, तो नेचुरल नंबर यानी n जो है वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या कह रहा है वो, हमें चेक करना है चेक करना है कि 6 की पावर n, 6 की कोई भी पावर 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, क्या वो जब उसका एक वैल्यू आएगा निकाल के, क्या वो एंड करेगा किसके साथ, 0 के साथ, यानी क्या उसके बाद वाला अंक 0 आएगा क्या? ये इसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि क्या 6 की पावर हम अगर रखें 1 2 3 4 5 6, जैसे ये हम रखें, क्या ये इनके बाद का अंक 0 आ सकता है क्या? ये चेक करना है। हमने चेक करके पता करा, यहाँ पे तो नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया यहाँ पे भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी नहीं आ रहा। 36, अगर एक और देखो 36 हो जाएगा, 54 और 3 57, 5 17, ये है शायद। चेक करो, 6 की इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है ठीक है। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि बाद का अंक तो 0 आ ही नहीं रहा है, और हमें चेक क्या करना है, और चेक हम कब तक करें, क्योंकि ये संख्या तो ख़त्म नहीं होने वाली। ये तो 5 से बाद में 6 आ जाएगी, 6 के बाद में 7, तो कब तक हम चेक करेंगे? तो ऐसा कुछ तरीका जो कंक्रीट लेवल पे हम पहुँचे कि नहीं, या तो होता है या नहीं होता। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने कुछ अंक ऐसे रख लिए जिनके पीछे 10 आता है, मतलब 10 आता है ना, 0 आता है, 10 से स्टार्ट करके पहली संख्या तो 10 है, उसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नहीं है, 10 के फैक्टर्स कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 5, ठीक है। यहाँ पे है ना, ये 40 हो गया, 50 60 60 70 70 हो जाएगा। टू 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 5 ज़ा 80, नब्बे, ठीक है। और ये सारे नंबर, ये 10 नंबर हैं, सारे के सारे एंड करते हैं किसके साथ, 0 के साथ, यानी इन सब के अंत में क्या आता है, 0। कॉमन चीज़ देखो क्या है, कॉमन चीज़ देखो क्या है, सारों में क्या कॉमन चीज़ आ रही है, 2 आ रहा है और 5 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं 5, ठीक है। अब मैंने क्या किया,
अलग अलग मैं चेक करता हूँ। सपोज करो मैंने 30 को चेक किया, 30 को तो मैंने चेक कर ही लिया। अगर मैं इसको 5 को हटा दूँ तो संख्या ही नहीं बचेगी, 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 का रहना जरूरी है। अगर मैं 2 को हटा दूँ 15 आ जाएगा। तो ये हमारे सेटिस्फेक्शन कर ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमें 0 वाला चाहिए, तो इसका 2 भी रहना जरूरी है। अगर मैं 3 को हटा दूँ तो ये सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका 3 के ना होने या होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है 2 और 5 के ना होने से। तो इसका मतलब 2 और 5 का होना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूजन पे हमें पहुंचा जा सकता है कि अगर किसी संख्या के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 हैं, यानी वो संख्या, दूसरे शब्दों में वो संख्या अगर 10 से डिवाइड हो जाती है तो उसके अंत में क्या आएगा? 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 6 के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 6 की पावर क्या है? n, 6 की पावर n है। तो हमने क्या किया? 2 इंटू 3 की पावर n कर लिया। भाई n तो वो नंबर है जितनी बार रखोगे उतनी बार ये आएगा। तो n से तो अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि यहाँ पे 4 होगा तो 2 गुना 3 4 बार आएगा, 10 होगा तो 2 गुना 3 10 बार आएगा। तो हमें तो सिर्फ यहीं से फ़र्क पड़ता था। हमने यहाँ पे देखा 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। ये 0 पे एंड कब कर सकता था? जब 5 भी होता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको हमें क्या कहना पड़ेगा? नहीं, 6 की पावर n विल नेवर एंड विद द डिजिट 0। और ये उसका क्लैरिफिकेशन है। हमने देखा सारी की सारी संख्याओं को 10 से काटना ही पड़ेगा, और 10 से काटने पे जो संख्या कट जाती है वो एंड करती है 0 पे, अदरवाइज वो नहीं करती है। एक और एग्जांपल 70 का लिया जा सकता है। अगर मैं 7 को हटा दूं तो 5 दूनी 10, वही का वही आ रहा है, 0 पे एंड करता है। अगर मैं 5 को हटा दूं तो 14 मिलता है, गलत हो गया। अगर मैं 2 को हटा दूं तो 35 मिलता है, फिर से गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब 2 और 5 का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कर लोगे? हाँ, तो इस सवाल को तो इसे लिख लो।